3 जनवरी 2022 का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं और इस पेपर में जितने भी सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन थे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट का तो जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी सीटेट के हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चैनल पर जो है सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज सीडीपी के ईवीएस के अवेलेबल कर दिए गए हैं और पेपर 2 के लिए भी वीडियोज अवेलेबल है। यदि आप पेपर 2 का तैयारी करते हैं तो उन वीडियोज को भी जरूर देख लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप चैनल से जुड़ जाते हैं तो जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। तो देखिए समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है, देख लेते हैं ऑप्शंस। सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। क्या ऐसा होता है कि जो लक्ष्य निर्धारित होता है वो सभी बच्चे जो है जरूर से जरूर प्राप्त कर लेते हैं, या सभी बच्चों का जो है विकास जो है समान होती है? नहीं होती है। सभी बच्चों के लिए जो है विकास समान नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, विकास जो है ये बहुआयामी है क्योंकि बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। उन्हें अलग अलग परिवेश में जो है बच्चों का लालन पालन होता है, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में बच्चे जो है बहुत कुछ सीखते हैं। सबका एक समान परिवेश नहीं होता है, तो ये जो है उनके विकास पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, इसका प्रभाव पड़ती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बाल विकास की प्रक्रिया जो है ये बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। और ऑप्शन से यदि देखा जाए तो का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास के सभी के लिए एक दिशात्मक है। एक दिशात्मक नहीं होती है विकास, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होती है। विकास सिर्फ आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित नहीं होती है, बल्कि आनुवंशिकता और वातावरण का इसमें परस्पर रोल होती है, दोनों का जो है इसमें रोल होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी आ रही है, तो थोड़ा सा आप जो है एडजस्ट कर ले, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो किस विकास में जो है ऐसा होता है? तो देखिए घुमावदार में नहीं होता है, विशेषताएं नहीं होता है। अधोगामी, बिल्कुल सही, अधोगामी विकास में जो है क्या होता है कि गामक कौशल का विकास जो है शरीर के मध्य से यानी कि शरीर के सेंटर से जो है विकास शुरू होती है और उसके पश्चात जो है ये सिरों की ओर बढ़ता है। शीर्षगामी में जो है सिर से जो है विकास आरंभ होती है और दूसरे पार्ट में बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधोगामी विकास में ऐसा होता है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? आपके ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो विकास के किस अवस्था में जो है बच्चे जो है खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो यह है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष का जो समय होता है बच्चों का। इस दौरान जो है बच्चे खेल खेलने में बहुत एक्टिव होते हैं, सक्रिय रहते हैं। उन्हें उनका जो है बचपन होता है ये बहुत ही अच्छी होती है, वो जो है खेल खेलने में उन्हें बहुत आनंद आती है, मजा आती है। तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक संस्थाएं हैं?
द्वितीयक संस्थाएं के बारे में पूछे गए हैं समाजीकरण के, तो परिवार प्राथमिक संस्थाएं हैं, ये नहीं होगा। मीडिया, बिल्कुल सही, मीडिया जो है द्वितीयक संस्थाएं हैं। धार्मिक संस्थाएं द्वितीयक हैं। विद्यालय भी द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो 2, 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो देखिए 2, 3 और 4 3 में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं जो है वो है मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय। परिवार जो है ये प्राथमिक संस्थाएं हैं। परिवार, पास पड़ोस, ये सभी प्राथमिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है। पेंसिल जो क है वो ख से बड़ी है, यानी कि 3 पेंसिल है। तीनों पेंसिल में जो है पेंसिल एक क जो है ये सबसे बड़ी, ये बड़ी है, ख से बड़ी है, और पेंसिल ख जो है ग से बड़ी है, यानी कि ख भी जो है बड़ा है, वो भी ये जो है ख पेंसिल है, और एक इससे भी छोटा पेंसिल है जिसे जो है हम ग पेंसिल कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे देखिए जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क जो है ग से बड़ी है, वो क्या कर रही है, क जो है ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। आपके ऑप्शंस हैं क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक अनुमान, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक। तो देखिए वो जो है सकर्मक अनुमान को दर्शाती है कि वो जो है अनुमान लगा रही है कि क जो है क पेंसिल जो है वो ग से बड़ी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। तो बच्चे जो है क्या कर पाने के योग्य होते हैं, आपके ऑप्शंस हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक जो चरण होता है वो 11 वर्ष के नीचे का होता है, और लगभग 7 से 11 वर्ष के जो है वो उम्र होती है बच्चों का। ये जो है मूर्त संक्रियात्मक चरण के अंतर्गत आएंगे ये बच्चे। ठीक है, तो इनमें जो है क्या योग्यता होती है, क्या करने के योग्य होते हैं, तो देख लेते हैं। ऑप्शन से प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्तन के लिए जो है वो योग्य होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन कभी भी पढ़े तो ध्यान से पढ़ें, बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सीटेट में जो है क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं और समय बहुत कम होती है एग्जाम के दौरान, तो क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ते हैं और नहीं शब्द जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे जो है जो करेक्ट है वही अपोजिट हो जाता है उसका आंसर, और क्वेश्चन में लगभग यही चीज होती है। तो इधर इसमें जो है बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो कभी भी प्रश्न को जो पढ़े आप ध्यान से पढ़े, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतना ही आपको अच्छे से चीज़ें याद होंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है बार बार रिपीट करके देखते रहें, ताकि शब्दों से जो है आप जुड़ जाएं। सीटेट के जितने भी शब्द आते हैं थोड़ा डिफिकल्ट शब्द होते हैं, लेकिन बार बार आप इनको सुनेंगे तो आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, आप समझ पाएंगे, तो आसानी से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे अपनी परीक्षा में। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने जो है नैतिक सिद्धांत के 3 चरण दिए हैं, जिसमें कॉन्वेंशनल, प्री कॉन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल आते हैं। तो प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक, कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक चरण, और पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि उत्तर पारंपरिक चरण। ये तीनों चरण जो है लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के चरण है, लेकिन जो अपारंपरिक चरण है यह नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, अपारंपरिक चरण जो है यह नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8।
एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार कर किसके प्रयोग से बचना चाहिए। यानी कि जो देखिए एक अध्यापिका है, लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत है उस पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यदि वो तैयार करना चाहती है तो किससे जो है उन्हें बचना है, आपको बताना है, यानी कि आपको नेगेटिव इसमें सर्च करना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अवकल्पना करना, बिल्कुल सही। इसमें जो है सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम को तैयार करना, ये सही रहेगा। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, बिल्कुल सही, पॉजिटिव होता है कि विद्यार्थी जो है अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए कितना प्रयास कर रहा है, किस तरह से प्रयास कर रहा है, इसका अवलोकन यदि आप करते हैं एक शिक्षक के रूप में तो आप जो है उन्हें अच्छे से आगे गाइड कर सकते हैं। अधिगम के लिए अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, ये आपका गलत हो जाएगा। आवश्यकताओं के अनुसार पाठ का प्रयोग, बिल्कुल सही। यदि बच्चे जो है सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें जो है कुछ हेल्प की आवश्यकता है, कुछ संकेत द्वारा या कुछ छोटा छोटा हेल्प के द्वारा जो है उन्हें आप सिखा सकते हैं एक शिक्षक होने के नाते। तो ये जो है पाठ का प्रयोग करना होता है, यानी कि स्कैफोल्डिंग का प्रयोग करना। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में लेव वाइगोत्स्की का ये कहा गया है कि बच्चों को जो है स्कैफोल्डिंग द्वारा सिखाने के लिए, यानी कोई संकेत का प्रयोग करके, कोई इशारा का प्रयोग करके या कोई कुछ मटेरियल का यूज करके, जिस प्रकार से भी हेल्प किया जा सके उन्हें हेल्प करके सिखाया जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन 3 में जो है ये कहा गया है कि मानकीकृत परीक्षा का इस्तेमाल करना, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। इसी के प्रयोग से जो है शिक्षक को बचना है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल से बचना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। सबसे उपयुक्त कौन सा है तो देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं सहकर्मी, सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, रटकर याद करने पर बल, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत जो दी है, निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो उन्होंने जो है सहकर्मी सहयोगिता जो है इससे जो है सबसे उपयुक्त बताया है। बच्चों को सीखने में जो है ये मदद करती है। एक दूसरे से बच्चे जब इंटरेक्ट करते हैं, जब वो एक अपने सहपाठी से, सहकर्मी से हेल्प लेते हैं, स्कैफोल्डिंग का जो है उन्हें मिलती है। एक मोर नॉलेजेबल पर्सन है MKO, वो कोई भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो या वो उसका दोस्त भी हो सकता है। ऐसे उसे अधिक ज्ञान है उससे, तो उसे शिक्षा दे सकती है, वो उसे लर्न करने में मदद कर सकता है, वो उसे स्कैफोल्डिंग कर सकता है, बता सकता है। तो ये सहकर्मी सहयोगिता के बारे में जो है उन्होंने सहकर्मी सहयोगिता को जो है सबसे उपयुक्त बताया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। तो देखिए जब प्रगतिशील कक्षा होती है, प्रगतिवादी कक्षा होती है, उसमें जो है अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए, देख लेते हैं ऑप्शंस। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक के निर्देश देने चाहिए। कक्षा जो है एकदम अनुशासित है, जैसा शिक्षक कह रही है उस तरह से जो है बच्चे कर रहे हैं, और इसमें जो है बच्चे खुद से जो है कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, वो अपना कोई बात नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ के लिए अवसर नहीं दिया जा रहा है। ये नहीं होता है कि कोई शिक्षक यदि बन गया तो वो जो कह रहा है वो सही है। ठीक है, तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो उसी प्रकार से आपको देखना है कि एक शिक्षक जो निर्देश दे रही है वो बिल्कुल ही उनके लिए सही है बच्चों के लिए, या उसी प्रकार से जो है वो लर्न कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो जो निर्देश देंगे वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। तो इसीलिए जो है जो कठोर नियंत्रण करना बच्चों पर, ये गलत हो जाएगा। और निर्देश जो दे रही है वो भी
सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गलत है। और देखिए, अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। क्या आप लर्न जो है अपने परिवार में नहीं करते हैं? बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो क्या आप स्कूल जाने के पश्चात जो क्लास में जाते हैं तो क्लास में ही क्या आप कुछ सीखते हैं? क्या आप अपने समाज से नहीं सीखते हैं? क्या अपने परिवार दोस्तों से नहीं सीखते हैं? बिल्कुल सीखते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा कि अधिगम जो है केवल कक्षा में ही होता है। अधिगम जो है हर जगह होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी से जो है वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। वो जो है बहुत कुछ सीखते हैं धीरे धीरे। उसके लिए जो है समाज भी जिम्मेदार है, वातावरण से भी उनको जो है सीखने को मिलती है, परिवार से, पास पड़ोस से और विद्यालय से भी, सब जगह से जो है वो सीख ही रहे होते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। बिल्कुल सही। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। नहीं, बार बार अभ्यास कराना और ड्रिल कहीं भी दिखे आप समझ जाइएगा ये नेगेटिव वर्ड होता है, और बार बार अभ्यास कराना या केवल वर्ड दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स है। तो इससे जो है आप मिला सकते हैं कि ऑप्शन जो है नेगेटिव ही होगा। यदि कभी भी प्रश्न में नहीं पूछा गया है तो आप नेगेटिव ऑप्शन ही खोजिएगा। यदि नहीं पूछा गया है तो पॉजिटिव पूछा गया है तो ये सभी ऑप्शन सब दिखे, केवल, ड्रिल, अभ्यास, मानकीकृत, असक्रिय, ये सभी जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। तो इन्हें जो है आप समझ जाइएगा, ये जो ऑप्शन है नेगेटिव है। तो ये ऑप्शन नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है सिर्फ बच्चों को एक ही चीज का बार बार आप अभ्यास करवाइए या जो है ड्रिल के माध्यम से आप सिखाने की प्रयास कर रही हैं तो ये जो है सबसे सार्थक अधिगम नहीं होगा। ये अच्छा तरीका नहीं है बच्चों को अधिगम कराने के लिए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं और उनके जो अनुभव होते हैं उन्हें जोड़कर जो है यदि कक्षा का इन्वायरमेंट वातावरण बनाया जाए, कक्षा में शिक्षक यदि पढ़ा रही हैं तो शिक्षिका यदि पढ़ा रही हैं तो ये सबसे अच्छा जो है तरीका होती है, सबसे अच्छा जो है सही तरीका होती है बच्चों को अधिगम कराने के लिए। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो देखिए किसने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उन्होंने जो है यह चीज को नकारा था कि बुद्धि जो है एकल इकाई है और बुद्धि जो है कई प्रकार की है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत जो है उन्होंने प्रतिपादित किया है। तो यह थे हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है, जिसमें आपका भाषिक बुद्धि हो गया, दार्शनिक बुद्धि हो गया, इंट्रापर्सनल हो गया, अंतर्वैयक्तिक हो गया, इंटरपर्सनल, बहुत सारे इसी प्रकार के जो है 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया है। 9 प्रकार के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में जो है उन्होंने बताया है। तो हार्वर्ड गार्डनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? तो देखिए, जब गुड़िया जो है रोहन को दिया गया तो वो रिएक्ट कर रहा है, वो बता रहा है कि उसे जो है वह खिलौना पसंद नहीं है, यानी कि उसे जो है गुड़िया पसंद नहीं है क्योंकि गुड़िया जो है लड़कियों का खिलौना है, ऐसा उसका मानसिकता बना हुआ है। तो यह जो है समाज से ही बच्चों में आती है, परिवार से ही बच्चों में आती है। तो बच्चे जो सीखते हैं वो जन्म से सीख कर तो कोई आता नहीं है। तो जो भी सिखाया जाता है वो समाज, बच्चे जो है समाज से, परिवार से और विभिन्न इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं। तो देखिए, ये जो है लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, क्योंकि बच्चा को जो है शुरू से ही यह उसके दिमाग में हो गया है कि गुड़िया जो है लड़कियों का खिलौना है और जो कार जो है लड़का का खिलौना है, बाइक जो है लड़का का खिलौना है, इस प्रकार से। तो ये जो है जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं बच्चों को, वो ये भी सिखाते हैं कि लड़कियां रोती हैं, लड़के जो है कभी रोते नहीं हैं, लड़कियां जो है रोती हैं, इस प्रकार से। तो
ये सभी जितने भी एग्जाम्पल्स आपसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, ये सभी जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को ही दर्शाती है। यदि लैंगिक रूढ़िवादिता ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो लैंगिक पूर्वाग्रह यदि है तो उसी को आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो देखिए, शिक्षक जो है 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट बताते हैं किस प्रकार से जो है निबंध लिखे जाते हैं। देखिए, यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रख रहे हैं और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता दे रहे हैं तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है योग्यात्मक, मानक संदर्भित, रचनात्मक, मानकीकृत। तो देखिए, इस प्रकार के जो है मूल्यांकन को हम कहेंगे रचनात्मक, क्योंकि वे जो है सभी को अवसर दे रहे हैं और सभी का जो भी उन्होंने ड्राफ्ट बनाया है, काम किया है, उसके लिए जो है वो सराहना भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है सभी प्रक्रियाओं को भी मान्यता दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को, तो देखिए जो बहुभाषीय कक्षा का अर्थ हुआ कि उसमें जो है विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो कक्षा में क्या करना चाहिए, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। वार्तालाप के लिए मातृभाषा का उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव वर्ड है। और मातृभाषा को जो है एनईपी 2020 में भी कहा गया है कि मातृभाषा का प्रयोग करके ही बच्चा को शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्तर पर। तो ये बच्चा को जो है क्या होती है कि क्योंकि बच्चे जो है विभिन्न विभिन्न परिवेश से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, उन्हें जो जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है स्कूल में, जैसे कि इंग्लिश ही बोलना है या हिंदी ही बोलना है, तो बहुत सारे बच्चों को जो है उस तरह का भाषा जो है नहीं आती है, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, विविधता भरी देश है। यहाँ पर जो है विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति फॉलो करने वाले लोग एक साथ रहते हैं। तो ऐसे में जो है बच्चे जब एक साथ एक कक्षा में आते हैं पढ़ने, तो यदि मातृभाषा का प्रयोग होता है तो वो जो है आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं और अधिगम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है एनईपी 2020 में कहा गया है कि मातृभाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए, और इससे जो है बच्चों की रुचि भी बढ़ती है। यदि सिर्फ आप जाके एक शिक्षक जब आप बन गए, आप जाके क्लास में सिर्फ इंग्लिश ही आती है मान लीजिए आपको, तो सिर्फ इंग्लिश में ही आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ये देख के मतलब उन्हें लग रहा है कि सर जो है बहुत नॉलेजेबल आदमी है, लेकिन वे जो है आप क्या बोल रहे हैं ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ इसका कोई जो है उपयोगिता नहीं है, बल्कि यदि आप उन्हीं के मातृभाषा में आप यदि बोलने का प्रयास करते हैं तो बहुत उनमें रुचि जगेगी, इंटरेस्ट जगेगी, और वो जो भी आप पढ़ाएंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे। और देखते हैं, ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। ज्यादातर बच्चों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। और देख लेते हैं, कुछ हद तक सही हो सकता है। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थी को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। तो देखिए ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सही हो जाएगा। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थी को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन है 3 यहाँ पे दिख रहा है। एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषा का उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा बिल्कुल नहीं करना है, उन्हें जो है और प्रोत्साहित करना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, एनईपी 2020 से संबंधित ये प्रश्न है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को किसी ग्रुप में आप जरूर शेयर कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल पर जो है लूसेंट का भी अब शुरू हो चुका है
उस लूसेंट बुक में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं वो सभी सब्जेक्ट का हम कवर कर रहे हैं और फास्ट रिवीजन हम कर रहे हैं। यदि आप भी सीटेट का जैसे कि तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये सभी वीडियोज इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि लूसेंट से जो है हर बार प्रश्न आती ही आती है। और जैसे कि आप सीटेट के बाद बीपीएससी का परीक्षा देकर ही एक शिक्षक बन सकते हैं प्रक्रिया के अनुसार, तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लूसेंट का बुक। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज को भी जरूर देख लें, क्योंकि अभी से यदि आप तैयारी नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। बीपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो तैयारी अभी से ही आपको शुरू कर देना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। लूसेंट बुक का है, और लूसेंट में आपके बीपीएससी में भी सभी सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं, जैसे कि आपका साइंस हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, और सामान्य अध्ययन, और आपका ईवीएस से भी क्वेश्चन रहते हैं, मैथ से भी क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहते हैं, और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सबसे क्वेश्चन रहते हैं। तो हिस्ट्री का हम लोग शुरू कर दिए हैं, और इसके बाद जो है पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, इसी तरह करते करते जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी वीडियोस को कवर कर लिया जाएगा। और इससे जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन पाएंगे बीपीएससी तैयारी में। तो इसके लिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और साथ में जो है आप बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि आपके साथ जो आपके कंपटीटर है उन लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनका अभी तक सीटेट नहीं हुआ है, जो सीटेट के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन या अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए हैं डीएलएड बीएड करने के लिए, लेकिन अपना बीपीएससी का तैयारी जो है वो साथ में ही जारी कर दिए हैं, शुरू कर दी हैं। तो आप नहीं पिछड़ जाए, इसके लिए मैं ये आपको सलाह देती हूँ। और देखिए, और सीटेट के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहें, ये भी मैं आपको सलाह देना चाहूंगी। तो देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को। अगले वीडियो में जो बचे हुए सीटीपी के क्वेश्चन है 22 जनवरी के पेपर को, 2022 का पेपर का हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को जो है कैसा होना चाहिए देख लेते हैं। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। जो निर्धारित विषय वस्तु हैं क्या उसी पर जो है शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। एनईपी 2020 में नहीं कहा गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि बच्चे को जो है मातृभाषा में सिखाया जाए, और उन्हें जो है खोज और अन्वेषण के माध्यम से सिखाया जाए, उन्हें जो है खुद से करके सीखने में ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, इस प्रकार से, ठीक है, जिससे उनकी जो है चिंतन को बढ़ावा मिले। और देख लेते हैं, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये भी सही है। और विहिंसन आधारित और खोज आधारित होना चाहिए, ये भी सही है। तो देखिए, जो एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है शिक्षा को समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण आधारित और खोज आधारित होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड थर्ड फोर्थ दिया गया है 1 में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये सभी वीडियोस जो है जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट परीक्षा के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल से जरूर जुड़ जाइए। हमारा प्रश्न है, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या है? तो देखिए, शिक्षिका क्या कर रही है कि जो भी सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उससे पूरा जल्दी वो पूरा करना चाहती है। इसके लिए वो क्या कर रही है कि जो भी बच्चे जो है उत्तर दे सकते हैं उनसे ही बस प्रश्न पूछकर वो क्या कर रही है कि पाठ को अब दूसरे पाठ पे चली जा रही है, यानी कि पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में देखिए, शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य जो है क्या न्यायोचित है या नहीं है, या क्या इससे प्रभाव पड़ेगा अनेक अदर जो बच्चे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको इसमें देखनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, बल्कि ये जो है बच्चों के साथ अन्याय हो गया कि आप जो है कुछ ही बच्चों से प्रश्न बार बार पूछ रही है और बच्चों को अवसर वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ये गलत हो जाता है। और देखते हैं, यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, बिल्कुल भी नहीं, यह नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है,
विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कराना। बिल्कुल सही। बच्चों को जो है, सभी बच्चों को जो है समान अवसर मिलना चाहिए कि वे जो है पाठ को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, उनसे भी प्रश्न जो है किया जाना चाहिए। शिक्षक को जो है सभी बच्चों से प्रश्न करना चाहिए, ना कि बस कुछ ही गिने चुने बच्चों से प्रश्न करके आप पाठ को आगे बढ़ाने के क्रम में लग जाए, तो ये गलत होती है। और ऐसा करके जो है वो क्या कर रही है कि विद्यार्थियों का जो समान अवसर की उपलब्धता है उससे जो है उन्हें वंचित कर रही है। और देखिए ऑप्शन 4 है, सभी विद्यार्थियों के समान अवसर को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली। बिल्कुल नहीं, सभी बच्चों को तो अवसर ही नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है यह। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। गुणज वैफल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो देखिए, गुणज वैफल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? गुणज वैफल्य यानी कि गुणज में जो है उन्हें कठिनाई आती है जो बच्चे को, उन्हें जो है निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना। नहीं, ऐसा करने से तो उन्हें और उनकी और कठिनाई बढ़ जाएगी, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन यानी कि कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना, ये सही ऑप्शन हो सकता है। और भी देख लेते हैं, पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। नहीं, इससे और कठिनाई बढ़ जाएगी। विद्यार्थी का अधिगम में आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना, ये भी गलत होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड ही हो जाएगा। जिन्हें जो है गुण से संबंधी कठिनाई आती है उनके लिए जो है कैलकुलेटर उपलब्ध कराना और भी गणित संबंधी जो भी उनके लिए आवश्यकताओं की चीजें हैं वो सब उपलब्ध करा दिया जाए, तो वे जो है आसानी से इसे कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? कौन सी सामग्री जो है लाभदायक नहीं होगी? तो देखिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो जो है या तो अपने आंखों से कम देख पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए जो है कौन सा जो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा उनके लिए उपयुक्त होगा, कौन सा जो है उपयुक्त लाभदायक नहीं होगा, जो नहीं होगा वो आपका इसमें बतानी है। तो स्पर्शिक ग्लोब, स्पर्श करके जो है वो ग्लोब के बारे में जान सकते हैं, जो मानचित्र है उसके बारे में जान सकते हैं, तो ये तो उनके लिए फायदेमंद होगी। छोटे अक्षर वाली पुस्तकें, ये उनको बहुत कठिनाई होगी। जो प्रिंटेड पुस्तकें होती है, प्रिंटेड मटेरियल्स होती है या जो विजुअल दिखाए जाते हैं कोई भी चीजें हैं, तो इस उन्हें जो है इस तरह की चीजों से परेशानी होती है, वो नहीं पढ़ पाते हैं। छोटी अक्षर वाली होगी तो उन्हें थोड़ा बहुत भी दिखाई देती होगी, तो छोटे अक्षर देखने में उन्हें और परेशानी होगी, तो ये उनके लिए उपयुक्त नहीं है, लाभदायक नहीं है। ठीक है, और देखिए दृष्ट पट पठन सॉफ्टवेयर, यानी कि ये जो है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसे कहा जा रहा है, तो ये जो है उनके लिए लाभदायक है। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें से तो वो उन्हें बहुत ही आसान हो जाएगी। ब्रेल लिपि के द्वारा जो है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें जो है पढ़ने में आसानी होती है। वो उसमें जो है 6 डॉट्स होती है, उसे जो है वो लेटर्स को समझ पाते हैं और आसानी से जो है वो पढ़ पाएंगे। तो ब्रेल लिपि वाली पुस्तक उनके लिए लाभदायक होगी। दृष्टिपट पठन सॉफ्टवेयर यानी कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, जो स्क्रीन को पढ़ सके वैसा सॉफ्टवेयर, तो सुनकर जो है अच्छे से समझ पाएंगे। और स्पर्शिक ग्लोब होगा तो छूकर जो है ग्लोब को समझ सकते हैं। तो तीनों लाभदायक है, लेकिन छोटे अक्षर वाली पुस्तकें जो है उन्हें देखने में परेशानी होगी, ये उनके लिए उपयुक्त नहीं है, लाभदायक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तो देखिए, भाषा पढ़ाने के दौरान जो है शिक्षक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। तो देखिए तर्क क्या दिया गया है, क्यों उपलब्ध करानी चाहिए। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। बिल्कुल सही। तो देखिए, यदि शिक्षिका जो है वे लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध कराती हैं, तो जो ऑडियो बुक्स होती हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ये जो जो बच्चे होते हैं जो पठन विकारों से जूझते हैं, यानी कि जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है,
उन बच्चों के लिए बहुत ही मददगार होगा। बिल्कुल सही दिया गया है, कथन भी सही है और कारण भी सही दिया गया है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो जो है सोचते हैं और बहुत किसी चीज के अनेक समाधानों को सोच सकते हैं। वो जो है अपसारी चिंतन करते हैं, एक ही समस्या के अनेक हल वो ढूंढते हैं और विभिन्न खोज वो करते हैं, अन्वेषण करते हैं और उनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होती है। ठीक है, तो सृजनात्मक बालक में कौन से गुण मौजूद होंगे? कौन कौन से गुण मौजूद होंगे देख लेते हैं। अपसारी चिंतन बिल्कुल सही, वे जो है अपसारी चिंतन करते हैं। अभिसारी चिंतन नहीं होगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता बिल्कुल सही, वो जो है इमेजिन कर सकते हैं, अमूर्त रूप से वो चिंतन कर सकते हैं, उनमें यह योग्यता पाई जाती है। नवीन महत्वपूर्ण उत्पादों की योग्यता बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पे अभिसारी चिंतन वो नहीं करते जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, बल्कि वे जो है अपसारी चिंतन करते हैं। तो करेक्ट इसमें हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3, 4 3 में दिया गया है, ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी कथन और कारण दिए गए हैं। कथन देख लेते हैं, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए क्यों प्रयोग करना चाहिए? कक्षा में मूल्यांकन के लिए जो है विविध विधियों का यानी कि अनेक विधियों का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षाओं के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता। तो देखिए कभी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे देखिए पेपर और पेंसिल परीक्षा के द्वारा जो है सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और इसीलिए जो है क्या करना चाहिए कि मूल्यांकन जो है विविध विधियों को प्रयोग करके करना चाहिए। तो कथन और कारण जो है दोनों इसमें सही दिए गए हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि मूल्यांकन के लिए जो है शिक्षकों को अनेक विधियों को प्रयोग करके मूल्यांकन करना चाहिए, न कि सिर्फ पेपर और पेंसिल परीक्षण के द्वारा जो है मूल्यांकन को निर्धारित कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही दिए गए हैं और आर ए क्या सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम को इस्तेमाल कर रही है? तो देखिए क्या कर रही है यहाँ पे अध्यापिका कि जो कोई भी संप्रदाय पढ़ाने के लिए जो है वो अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है और विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित कर रही है। तो इसमें जो है किस क्रिया को अध्यापिका इस अधिगम के लिए इस्तेमाल कर रही है? तो आपके ऑप्शन है निगमनात्मक, आगमनात्मक, अनुकरणात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक। तो ये जो है निगमनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं कर रही है, आगमनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आगमनात्मक अभिगम को जो है इस्तेमाल कर रही है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अनुकरण वो नहीं कर रही, प्रतिस्पर्धा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए सहकारिता या सहभागिता यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण करना नहीं। देखिए कक्षा का नियम बनाने के लिए जो है शिक्षक खुद से ही जो है अपने नियम बना ले और कठोर नियम को निर्धारण कर ले तो ये गलत होती है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन 2 विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार अभिभावक से शिकायत करने से क्या होगा कि बच्चे पर जो है बुरा असर पड़ता है। इसका अभिभावकों से जो है कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए एक टीचर को। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चों का जो है उन पर और माता पिता उनके प्रेशर डालते हैं, उन्हें जो है एक ही चीज को बार बार बोला जाता है कि ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे पढ़ो। तो इससे जो है बच्चे जो है बहुत सा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इससे जो है इसीलिए किसी भी शिक्षक को कभी भी उनका अभिभावक को जो है कंप्लेन नहीं करना चाहिए। यदि कोई गलती है तो वो जो है खुद से शिक्षक और विद्यार्थियों के द्वारा जो है उसे
विद्यार्थियों में इन्वॉल्व करा के उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों को भत्सरना, बिल्कुल भी ये भी गलत है। ठीक है, और देख लेते हैं, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, बिल्कुल सही। देखिए, कोई भी नियम बनानी है कक्षा के लिए तो उसमें जो है विद्यार्थियों की सहभागिता होना चाहिए, क्योंकि वे जो है अच्छे से जानते हैं कक्षा में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या किस तरह से जो है कक्षा को अनुशासित बनाया जा सकता है, किस तरह से जो है अधिगम किया जा सकता है, किन नियमों के साथ जो है उन्हें कठिनाई आएगी नहीं आएगी, वे बच्चे जो है अधिक अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्हें जो है उनकी सहभागिता जो है मोस्ट है। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, एक इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए भी, यदि आप जो है सीटेट का तैयारी करते हैं तो आपको आगे जो है आगे की आपकी जो प्रक्रिया होगी एक शिक्षक बनने के लिए, वो है बीपीएससी टीआरई। तो बीपीएससी टीआरई के लिए जो है आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, जहां तक मुझे उम्मीद है। लेकिन अभी तक आपने यदि नहीं तैयारी शुरू की है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि उसका जो है सिलेबस बहुत है। ऐसे में जो है आप अचानक से चाहेंगे कि कुछ दिन में मैं पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो है चैनल पर अभी लूसेंट का रिवीजन कराया जा रहा है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। ये जो है, यदि आप सिर्फ बीपीएससी टीआरई ही नहीं बल्कि किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, या बैंकिंग हो, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए लूसेंट बुक को कवर कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस चैनल पर जो है ये सभी लूसेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कवर कराया जा रहा है। अभी हम हिस्ट्री का जो है शुरू कर दिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से हम शुरू कर दिए हैं, और वीडियो जो है बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं। तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम्स नामक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप भी जरूर देख लें। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आपकी परीक्षा के लिए। यदि आप कोई का परीक्षा इधर ही है, कोई भी परीक्षा है, तो उसके पहले यदि आप उन वीडियोज को देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख लें। आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो देखिए, बच्चों के लिए जो है कहाँ कहाँ पर अधिगम हो पाते हैं, आपके ऑप्शंस हैं खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष। तो देखिए, बच्चे जो है, मैंने पहले भी कहा है कि बच्चे के सीखने में जो है हर एक चीज का उस पर प्रभाव पड़ता है, उसका वातावरण, उसका परिवार, उसका समाज, उसका विद्यालय, हर जगह जो है से जो है वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, और उसे जो है वो जो है अंतःक्रिया कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट पूछा गया है कि बच्चे का अधिगम कहाँ कहाँ हो पाता है, तो खेलकूद से हो पाता है, घर से भी होता है, और कक्षा कक्ष से भी होता है। तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। बच्चे जो है खेलने के दौरान एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से खेल के नियमों के बारे में चर्चा करते हैं, या और भी कुछ मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करते हैं, तो वहां पे भी वो अधिगम कर रहा होता है। घर पे परिवार के सदस्यों के साथ जब वो बैठता है या कोई भी कार्य करता है, खाता है, पीता है, या पढ़ाई लिखाई करता है, कोई भी कार्य करता है, तो उस दौरान वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। एज अ पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स जो है उन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं, किस तरह से रहना है, किस तरह से डेली का जो रूटीन होता है, किस तरह से स्कूल समय पर जाना होता है, सब कुछ जो है घर के सदस्य सिखाते हैं। और वो अपने दोस्तों से भी सीखता है, खेलकूद के दौरान भी सीखता है, और कक्षा कक्ष में जब बच्चे जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीख रहे होते हैं, उस दौरान भी वो बहुत कुछ सीखता है। तो तीनों जो है इसमें सही हो जाएगा, खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष। ठीक है, यहाँ तीनों जगह जो है वो उसका अधिगम हो पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि प्रभावशाली नहीं है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए, समस्या समाधान कौशल की यहाँ पे बात हो रही है, तो कोई भी समस्या समाधान के लिए जो है उस मुद्दे पर यदि चर्चा किया जाए और छात्रों को जो है उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो ये तो प्रभावशाली तरीका होगा। ठीक है,
और देखिए समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। यदि बच्चे जो है जो भी उनके मन में आ रही है उसके प्रति, जो समस्या का हल करने के प्रति, तो वो अपने विचार रखते हैं, एक दूसरे से इसके बारे में बात करते हैं, तो इससे जो है उनकी समस्या समाधान की कौशल विकास होती है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। यदि विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान किया जाता है बच्चों को, तो वो और आसानी से समस्या का खोज कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, समाधान का खोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रभावशाली तरीका है इसमें, लेकिन आपसे पूछा गया है कौन सा प्रभावशाली तरीका नहीं है। ठीक है, तो देखिए हर समस्या के लिए एक ही जैसा पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। देखिए हर समस्या के लिए जो है आप एक ही प्रक्रिया को अपना रहे हैं बार बार, तो इससे जो है बच्चों में जो है समस्या समाधान की कौशल का विकास नहीं होगा, तो ये तरीका प्रभावशाली नहीं है। करेक्ट आंसर इसमें यही हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके, कभी भी नहीं रहे ऑप्शन में तो आप नेगेटिव ऑप्शन ही ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, वही सही होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? संरचनावादी कक्षा का यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, नहीं। संरचनावादी कक्षा में जो है बच्चे सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को यंत्रगत याद करने पर अधिक महत्व दिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। पाठ्य पुस्तक को याद करने पर महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि जो है पाठ्य पुस्तक या उन्हें जो है भ्रमण के द्वारा अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और उनके अंदर जो भी जिज्ञासा है उसकी पूर्ति करने की प्रयास की जाती है, ना कि उन्हें याद कराने की। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया कि प्रश्न पूछने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। बच्चे का जो अनुभव है उसे जो है उसका उपयोग जो है नए ज्ञान की रचना के लिए जो है संरचनावादी कक्षा में किया जाता है, ये जो है इसका एक अभिलक्षण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो भी बच्चे का अनुभव है, जो भी उन्होंने अभी तक सीख रखा है, उसी को जो है जो भी पढ़ाया जा रहा है, वास्तविक जीवन का जो अनुभव होते हैं उसको जोड़कर नए ज्ञान की जब रचना किया जाता है, तो ये जो है होती है संरचनावादी कक्षा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? तो देखिए अवरोधक कौन कौन से हैं? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, ये जो है अवरोधक नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब त्रुटियां करते हैं तो उसमें भी वो सीख रहे होते हैं, और उनका कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं इसको शिक्षक को पता लगाने की आवश्यकता होती है, और उनको जो है सुधार करने के लिए बताना होता है, न कि वो त्रुटियां कर रहे हैं तो उन्हें डांटे, उन्हें जो है फिर से करने के लिए नहीं मौका दिया जाए, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो है अवरोधक नहीं है। ठीक है, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, लज्जाजनक कार्य बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी भी आपको बताया कि ये जो है सबसे होती है, गलती से ही इंसान सीखते हैं, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी आदमी हो, कितने भी बड़े हो, बहुत बार जो है गलतियां करके ही लोग सीखते हैं, और ठोकर खाने के पश्चात ही जो लोगों में बुद्धि आती है। ठीक है, तो गलत जो है सब कोई करता है, गलती सब कोई करता है। ठीक है, तो इसमें जो है लज्जाजनक कार्य का बात हो रही है, तो लज्जाजनक कार्य यह नहीं होता है। तो यही अधिगम के लिए जो अवरोधक है, कि इसमें जो है कहा गया है कि अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना लज्जाजनक कार्य है। ऑप्शन सेकंड ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा की बात नहीं हो रही है, बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, माफ कीजिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अरमान विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। विभिन्न स्रोत का जो है वो क्या कर रहा है, सहायता ले रहा है। तो ये जो है क्या बाह्य अभिप्रेरणा है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। नकद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। सितारा अपने स्व संतोष के लिए, देखिए यहाँ पे स्व संतोष की बात हो रही है, तो बाह्य प्रेरणा नहीं हो सकते हैं। अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती हैं।
फीडबैक लेती हैं, ठीक है, तो खुद के संतोष के लिए, तो वो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। वो भी अपना जो है व्यक्तिगत अभिरुचि, वो जो है इंटरनली उस चीज पर इंटरेस्टेड है, उसमें जो है अभिरुचि है और वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाह रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये जो है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। इसमें देखते हैं नकद इनाम पाने हेतु, देखिए तो कोई पुरस्कार पाने के लिए, पैसा पाने के लिए जो है, यदि कोई बच्चा जो है, यहाँ पे जैसे कि नाम दिया गया है रेयान, रेयान का एग्जाम्पल दिया गया है, तो वो जो है क्या करता है, एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों को खोज करता है, ना कि वो यही जो है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि वो जो है बस उसका मेन मोटिव जो है वो है नकद पाना, पैसा पाना, इसी के लिए जो है वो खोज कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो ये जो है उसका वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, यानी कि बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड ही इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो देखिए कोविड-19 महामारी जो आई थी, कोरोना, इस दौरान जो है ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था विद्यार्थियों में, इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था बच्चों में, ठीक है, तो बच्चे जो है डिप्रेशन में आ गए थे और एक डर भय सबके अंदर था कि कहीं मेरे फैमिली में भी किसी को कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए, इस प्रकार के तनाव से जो है हर कोई गुजर रहा था, इस महामारी से जो है हर कोई डरा हुआ था। तो ऐसे में देखिए, तो विद्यार्थियों के प्रदर्शन को जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, बिल्कुल सही बात है, कोविड-19 ने जो है नकारात्मक रूप से इसे प्रभावित किया था। और यहाँ पे देखिए किस संबंध को स्पष्ट करता है, आपको इसमें बतानी है। आपके ऑप्शन है प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, आनुवांशिकता और निष्पादन, आनुवांशिकता और वातावरण। तो देखिए ये जो है संज्ञान और संवेग के संबंध को स्पष्ट करता है कि जो दिमाग जो है वो इमोशनल से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो भी इंसान का जो है इमोशन है, वो जो है यदि इमोशनली जो है आप फिट है, आपके अंदर कोई डर भय नहीं है, तो आप जो है कोई भी काम खुलकर कर पाते हैं, कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं, ये जो है इस प्रकार के संबंध को जो है दर्शाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, संज्ञान और संवेग। ओके, देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। देखिए ऑप्शंस हैं शिक्षक निर्देशित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, स्वनिर्देशित। तो अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वो मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज शुरू करने जा रहे हैं, जो भी 3 जनवरी 2022 का पेपर। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। आपके ऑप्शंस है बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। तो देखिए कौन सा ऐसा जानवर है जिसका दांत जो है पूरी जिंदगी बढ़ता ही रहता है, उसका जो ग्रोथ होता है वो रुकता ही नहीं है। तो देखिए ये अजीब सी बात है कि कोई ऐसा भी जानवर है जिसका दांत जो है हमेशा बढ़ता ही रहता है, पूरी जीवन भर जो है ये प्रक्रिया उसके जीवन में चलती रहती है। तो देखिए बिल्ली हम हमेशा देखते हैं, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। गिलहरी, गिलहरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गिलहरी का ही जो है दांत जीवन भर उसका बढ़ते रहता है और इसी कारण से जो है वो चीजें कुतरते रहती हैं सब, ताकि उसका दांत का जो है साइज मेंटेन रहे, ठीक है, इसलिए गिलहरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप नहीं होगा, बाघ नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड गिलहरी। गिलहरी का जो है आगे की दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी का सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। तो देखिए सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता इसमें जो है कूट दिए गए हैं, कूट में आपको करेक्ट आंसर बतानी है, पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। तो देखिए केवल रानी मक्खियां ही अंडे देती हैं,
केवल रानी मक्खियां ही अंडे देती हैं। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते में लेकर आती हैं। तो देखिए रानी मक्खियां जो है एक ही होती हैं छत्ते में, और ये जो है अंडे देती है, ये करेक्ट है। और देखिए, और इसमें जो है आपका है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। हाँ, नर मक्खियों की संख्या भी कम होती है छत्ते में और इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं रहती है, ये करेक्ट है। तो देखिए ये भी आपका सही होगा, नर मक्खी का जो है कोई विशेष भूमिका नहीं होती है छत्ते में। और देखिए सभी मादा मक्खी अंडे देती है, नहीं, केवल रानी मक्खी जो है ये अंडे देती है, सभी मादा मक्खियां अंडे नहीं देती है, ये गलत हो जाएगा। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, बी और डी। सी जो है गलत दिया गया है, तो ए, बी, डी ऑप्शन 3 में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। तो देखिए जो 25 साल से जो है वनों में रह रहा है, उसका जो है क्या होता है कि उसका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज, जो भूमि है वन का, वो जहाँ पे रह रहा है 25 साल से, खास करके जनजातियों के साथ ऐसा देखा जाता है। तो किस अधिकार अधिनियम के तहत जो है ऐसा एक्ट लाया, पारित किया गया था कि जो जो भी आदिवासी हैं या जनजाति है, यदि वे जंगल में वास करते हैं, 25 वर्षों से अधिक वो वास कर लेते हैं, और तो उनका जो है, जो वो जहाँ पे रह रहे हैं वो भूमि उन्हीं का हो जाता है, और जो भी उस भूमि से जो है उपज होती है वो भी उन्हीं के अधिकार के अंतर्गत आती है, यानी कि उनका जो है अधिकार उस पर हो जाता है। तो किस एक्ट के तहत लाया गया था ये था आपका वन अधिकार एक्ट 2007 से। करेक्ट आंसर हो जाएगा वन अधिकार एक्ट 2007 से, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। झूम खेती है। तो देखिए झूम खेती जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग सभी एग्जाम में जो है इससे प्रश्न देखने को मिलती है। तो झूम खेती कह लीजिए या स्थानांतरित खेती कह लीजिए, सेम होती है। झूम खेती के बारे में पहले जान लेते हैं। झूम खेती में जो है किसी भी फसल को काटने के पश्चात जो है उसे कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, लगभग 1 वर्ष कह लीजिए, उसे जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और उसके पश्चात जो है फिर से उसको जो है जला दिया जाता है। उसमें जो भी पतझड़ होते हैं उन सबको जलाकर जो राख होती है वही उसमें जो है फर्टिलाइजर की काम करती है, और फिर से जो है उसमें फसल उगाए जाते हैं। तो हर बार जो है इसी तरह से प्रक्रिया होती है, उसमें जो है सालों भर अनाज नहीं उगाया जाता है, एक बार फसल उगाने के पश्चात जो है उसे कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसे ही हम झूम खेती कहते हैं, स्थानांतरित खेती कहते हैं। तो झूम खेती है, तो देखिए झूम खेती क्या है, आपके ऑप्शन है जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो देखिए झूम खेती जो है ये काट और दग्ध खेती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। रोनाल्ड रॉस को 1909 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। तो देखिए रोनाल्ड रॉस को किस क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज मिला था उन्हें 1902 में, आपको बतानी है। तो रोनाल्ड रॉस को जो है मिला था मलेरिया मच्छर जो है किससे फैलता है, इसका उन्होंने शोध किया था, और इसके बारे में उन्हें पता लगाया था। इसी के लिए जो है उन्हें 1909 में, माफ कीजिएगा 1902 में रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मलेरिया मच्छर से फैलता है। उन्होंने जो है ये पता लगाया था कि मलेरिया जो है यह मच्छर से फैलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सिंकोना पेड़ किस भाग का उपयोग, सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो देखिए सिंकोना पेड़ का कौन सा भाग का उपयोग होता है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए।
ऑप्शन है जड़, छाल, पत्ते, बीज। तो इसका जो छाल होता है इसी से जो है मलेरिया, इसी को जो है मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, सिंकोना पेड़ के छाल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। तो देखिए सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। सांप में जो है जहरीले दांत होते हैं, जब वो डसते हैं तो अपने दांत से ही डसते हैं और उनकी जो दांत में जहर होती है वो मनुष्य के अंदर आ जाती है। इसी कारण से जो है मनुष्य उसमें जो मनुष्य के शरीर में विष फैल जाती है, उसके दांत में ही विष पाए जाते हैं। तो जो जहरीले दांत होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कसक, विष दंत, कृतंक छेदक, सल्क। इसे जो है कहा जाता है विष दंत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, जहरीले दांत यानी कि विष दंत। और कहाँ के लोग जो है सांप को खाते हैं? तो ये है हांगकांग के लोग जो है सांप को खाते हैं। सीटेट में इससे भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाले कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो भारत में जो है 4 प्रकार के सांप जो है जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सांप जो है जहरीला नहीं है। ऑप्शन है दुबैया, रसल वाइपर, अफाई, क्रकज सल्की वाइपर, भारत सेल अजगर पाइथन, करैत। तो देखिए इसमें जो है भारत सेल अजगर यानी कि पाइथन जो है ये जो इसमें जो है ये जो है सांप जहरीला नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं। और अफाई, दुबैया, करैत ये सभी जो है जहरीले सांप है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। फीता कृमि, जोंक, केंचुए, अंकुश कृमि, हुकोम। तो देखिए वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए हमने पढ़ा है कि जैसे विभिन्न कीटों का जो है उपयोग किया जाता है मिट्टी को जो है पोल बनाने के लिए यानी कि नरम बनाने के लिए जो है उनको जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि हम केचुआ जो है हम हमेशा देखते हैं मिट्टियों में कि जो है उनका जो है वो मिट्टी में छेद कर देते हैं, तो इससे जो है क्या होती है मिट्टी को हवा और पानी मिलने में आसानी होती है, जिससे क्या होता है कि आसानी से जो है पौधों को ऑक्सीजन और पानी प्राप्त होती है, तो उसका ग्रोथ जो है अच्छा होता है। तो केंचुए जो है एक इसे जो है खाद बनाने में भी उपयोग होता है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फीता कृमि, जोंक, केंचुए, अंकुश कृमि, हुकवर्म। तो ये होगा केंचुए। बर्मी पोस्ट बर्मिक पोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में केंचुए उपयोग होता है। केंचुआ का ही उपयोग किया जाता है खाद बनाने के लिए इसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़, ऊंट, बकरी, एल्पिका। तो देखिए पश्मीना शॉल आपने सुना होगा। पश्मीना शॉल जो है बहुत ही एक्सपेंसिव आती है, बहुत ही महंगा शॉल होती है ये। और ये जो है आप क्या कह सकते हैं कि लगभग 6 स्वेटर पहन लीजिए उसके बदले एक शॉल ओढ़ लीजिए, सेम ही काम करता है। इतना जो है ये अच्छा मतलब इसका ऊन होता है, पश्मीना ऊन ये बहुत ही अच्छा होता है और इसका जो है शॉल बनता है। तो किस जानवर से जो है ये प्राप्त होती है? तो देख लेते हैं। ये प्राप्त होती है बकरी से। कश्मीरी बकरी जो होती है उसका नरम जो फेदर होती है यानी कि जो उनके बाल होते हैं शरीर पर, वही जो है ऊन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम पश्मीना ऊन कहते हैं, जिससे पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बकरी। अगला देखते हैं। अधूरे जल जीवाश्म ईंधन से फैलती है। अधूरे माफ कीजिएगा, जल नहीं जले, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। यानी कि पेट्रोलियम जो फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जो है यदि अधूरे जलते हैं तो कौन सा गैस जो है इसमें से निकलती है और जो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है? तो ऑप्शंस है
CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए जो अधूरे जले हुए फॉसिल फ्यूल से जीवाश्म ईंधन है, इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, CO निकलती है। जैसे कि आप देखते हैं गाड़ियों में से जो है धुआं निकलती है, जो काली टाइप का निकलती है, धुआं जो निकलती है, काले काली धुएं, ये सभी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल है। उसी में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और जैसे कि हम जानते हैं डीजल फ्यूल्स का यूज जो है हम वाहनों में करते हैं, वहीं से जो है ये निकलती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है। तो देखिए कौन सी सिंचाई तकनीक है जिसमें, तो देखिए कौन सी सिंचाई तकनीक है जिसमें जो है क्या किया जाता है, पौधे के आधार यानी कि पौधा का जो जड़ है वही पौधा का आधार होती है, जिससे पौधा जो है सीधा खड़ा रहता है। तो देखिए पौधे के आधार पर सीधा पानी दिया जाता है कौन सा सिंचाई व्यवस्था में, तो आपके ऑप्शन है नैनो सिंचाई, माइक्रो यानी कि लघु सिंचाई, फेमोट फेमटो सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। तो देखिए ये जो है ड्रिप सिंचाई में जो है ऐसा होता है कि पौधे के जड़ को जो है सीधे पानी दिया जाता है, और ड्रिप सिंचाई में जो है ये तकनीक का उपयोग हम देखते हैं। इससे जो है सीधे जड़ पे पानी जाती है, तो पौधा पानी का जो है वेस्ट नहीं होता है, और पानी जो है जड़ पर जाने के कारण पौधा का ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो इसलिए इस तरह का जो है ड्रिप सिंचाई किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। तो देखिए कीटों को जाल में फंसाने वाला पौधा कौन सा है, तो आप यदि पढ़े होंगे कीटभक्षी पौधा के बारे में, तो कीटभक्षी पौधा होते हैं जैसे कि नेपेंथिस या घटपर्णी पौधा कह लीजिए। इस प्रकार के पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं कि घड़े जैसा इनका आकार होती है और ऊपर जो है पत्ती जैसा इनका ढक्कन होती है। जैसे ही कोई कीट इसके आसपास जाती है तो वे जो है ढक्कन को जो है बंद कर लेते हैं और कीट जो है उसमें फंस जाती है। उससे जो है इन्हें नाइट्रोजन प्राप्त होती है, जिससे जो है ये क्या करते हैं, इनके लिए जो है फायदेमंद हो जाती है। तो इसे जो है हम कीट भक्षी पौधा के रूप में जानते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। तो देखिए कसकुट्टा, अमरवेल पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा, घटपर्णी का पौधा। तो देखिए अमरबेल पौधा नहीं, सूरजमुखी का पौधा नहीं, सूरजमुखी फूल हमने देख रखा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। कैक्टस पौधा, कैक्टस जो है डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले पौधा है। ये जो है बहुत कम पानी में ही जो है ये इसको जो है बहुत कम पानी की मतलब आवश्यकता पड़ती है कैक्टस को। और घटपर्णी का पौधा दिया गया है, घटपर्णी का पौधा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम नेपेंथिस भी कहते हैं या घटपर्णी का पौधा कहा जाता है। ये जो है कीटों को फांस लेता है और उन्हें खा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, घटपर्णी का पौधा। क्वेश्चन नंबर 74 है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है। तो देखिए वर्षा के पानी जो है बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे पानी कम पाए जाते हैं, या बहुत सारे शहरों में जो है जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, वहाँ के लोग क्या करते हैं कि वर्षा के पानी जो है संचित करते हैं, यानी कि उसे जो है संरक्षण किया जाता है, उसे जो है रखते हैं वर्षा का पानी अनेक उपयोगों के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम जैसे कि देख सकते हैं कि राजस्थान में जो है बहुत पानी की कमी रहती है, तो वहाँ पर जो है वर्षा के पानी इकट्ठा करने के लिए कुएं का निर्माण किया गया रहता है। उसमें जो है एक कुआं के जैसा ही बनाया गया रहता है, जिसमें पानी जो है जमीन के अंदर जो है कुआं जैसा निर्माण गया रहता है, जिसे हम कुएं कहते हैं। और उसमें जो है पानी वर्षा के जो भी पानी होते हैं उसमें जमा होती है। और एक और प्रोसेस होती है जिसमें जो है छत पर का पानी जो है
किसी दूसरे बर्तन में जो है जमा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है पौधों के लिए ये पानी यूज हो सकता है, या दूसरे अन्य कार्यों के लिए जो है वर्षा का पानी का यूज किया जाता है जब पानी की आवश्यकता होती है, जब पानी की कमी होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं जिसमें वर्षा के पानी का जो है संचित किया जाता है। तो ये हो जाएगा वर्षा के पानी का संचयन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। उत्खनन नहीं होगा, वर्षा के पानी को पंप करना नहीं, वर्षा के पानी इकट्ठा करना नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्षा के पानी का संचयन करना। ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये देखिए एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है, लूसेंट का जो भी बुक है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, उसका जो है हम इस चैनल पर कवर कर रहे हैं उस बुक को। यदि आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, आप सीटेट का ही क्यों न तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको जो है आगे का जो आपका अगला प्रक्रिया है वो बीपीएससी है, तो बीपीएससी देने के लिए, तैयारी देने के लिए जो है आपको लूसेंट बुक पढ़ लेना चाहिए। यदि आप अभी से सीटेट के साथ ही बीपीएससी तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आगे फायदेमंद होगी, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे में अभी से आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही अच्छे से आप आसानी से आप अपनी बीपीएससी तैयारी को पास कर पाइएगा। तो इसके लिए लूसेंट का जो है क्विक रिवीजन हम लेकर आए हैं चैनल पर, और इसका सीरीज जो है चल रहा है। अभी हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं, इसके पश्चात जितने भी सब्जेक्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट है, साइंस जितने भी है, उन सभी को भी कवर किया जाएगा चैनल पर। तो चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन वीडियोज को भी जाकर जरूर देख लें, क्योंकि वो भी आपके अगले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए लूसेंट बुक जो है मस्ट है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, या कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन थी, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम्स नामक प्लेलिस्ट है, उसी में सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं। तो देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? ऑप्शन है मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो देखिए मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, ये तो हमने अभी अभी पिछले प्रश्नों में किया, इसी वीडियो में, जिसमें जो है रोनाल्ड रॉस को 1909 में नोबेल प्राइज दिया गया था इसी के लिए कि उन्होंने यह पता लगाया था कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। ठीक है, और देखिए निमोनिया, निमोनिया जो है ये मच्छर से फैलने वाला बीमारी नहीं है, बल्कि ये जो है छोटे बच्चों को होती है निमोनिया, जिसमें जो है बच्चों का जो है डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, इसे जो है निमोनिया कहते हैं। डेंगू, डेंगू जो है ये मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। मलेरिया भी है, चिकनगुनिया भी है। ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन ए सी डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी नहीं होगा। ए सी डी ऑप्शन 3 में दिए गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर किसी ग्रुप में शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वो वीडियो जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए आज हम ईवीएस के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको कर लेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक किया था, आज 76 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसको जो है हम कवर कर रहे हैं चैनल पर। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट का तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा आपको आगे देनी है सीटेट के पश्चात। तो आप यदि सीटेट के साथ ही बीपीएससी तैयारी का भी तैयारी शुरू कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और तो आप जो है लूसेंट का भी जरूर देख लें। और यही नहीं, यदि आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी है, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी स्टेट पीसीएस हो, या बिहार पुलिस हो, या आरपीएफ हो, जो भी किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये जो है बुक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लूसेंट से जो है हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है इस बुक से प्रश्न आते ही आते हैं। तो जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देख लें, लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, आप जरूर जाकर उसे भी देख लें। हमारा प्रश्न है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है?
तो देखिए जो विद्यार्थी केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है, इसमें जो है कक्षाएं की बात की गई है। और जो बाल केंद्रित शिक्षा जो है एनईपी 2020 में कहा गया है कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। इससे पहले जो है कहा गया था कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, टीचर में क्या क्वालिफिकेशन है कि वो बच्चा को पढ़ा सकता है। लेकिन अब नहीं, अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो दस्तावेज है, इसमें कहा गया है कि शिक्षा जो है यह विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए। तो बाल केंद्रित का यह अर्थ हुआ कि जिसमें जो है बच्चे को खुद से करके सीखने का मौका दिया जाता है, मातृभाषा का उनका प्रयोग होता है और न कि किसी ऑफिशियल लैंग्वेज का होता है। और साथ में उन्हें जो है बहुत मौके दिए जाते हैं, उनके अंदर जो जिज्ञासा है उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर दिए जाते हैं, समूह कार्य होते हैं, गतिविधियां होती है, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वे जो है सीखते हैं और भ्रमण करते हैं, अवलोकन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सीख रहे होते हैं। और शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा थी, इसमें जो है टीचर सिर्फ पढ़ाते थे, बच्चों को कुछ नहीं करने दिया जाता था। बच्चों को जो है अब खुद से पढ़ के सीखने का जो है इसमें बात कही गई है। तो बाल केंद्रित कक्षा की बात हो रही है यहाँ पे। बाल केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? तो कौन सा जो ऑप्शन है इस बात को प्रस्तावित कर रहा है, देख लेते हैं। ऑप्शन है, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहे। देखिए मैंने अभी इसके बारे में एक्सप्लेन किया आपसे कि जो बाल केंद्रित होता है इसमें सिर्फ शिक्षक का निर्देशन काम नहीं करता है। इसमें जो है ऑप्शन में कहा गया है कि शिक्षक निर्देश देता है। ये जो है शिक्षक केंद्रित हो गया, न कि बाल केंद्रित हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है कि शिक्षक जो है निर्देश दे रहा है और बच्चे जो है उसका अनुपालन कर रहे हैं और अनुशासित रह रहे हैं और जो भी वो कार्य दे रहे हैं वो कर रहे हैं। बच्चे जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके इसमें नहीं सीख रहे हैं, बच्चे जो है खुद से पढ़ के नहीं सीख रहे हैं। बस शिक्षक जो है स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, लेकिन शिक्षक केंद्रित में जो है शिक्षक निर्देश देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा को जो है प्रस्तावित नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, सैंपल पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थी से उन्हें लिखने को कहता है। पहले ऐसा होता था, शिक्षक क्या करते थे कि इंटर करते थे, कुछ पाठ्य पुस्तक से कुछ पढ़ाते थे, उसके पश्चात क्वेश्चन आंसर दे देते थे और विद्यार्थी को कहते थे कि इसका उत्तर लिख के दिखाओ। ठीक है, तो ये शिक्षक केंद्रित हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। देखिए मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपके इसके बारे में, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, तो आप इसका ऑप्शन खुद जो है कर सकते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कहा गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कि बच्चों को जो है अवसर इसमें मिलती है, वो अवलोकन करते हैं, खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, प्रश्न करते हैं, जो भी उनके अंदर जिज्ञासा है उससे संबंधित वो प्रश्न कर रहे होते हैं और कुछ प्रयोग करते हैं, खुद से करके सीख रहे होते हैं और विभिन्न प्रत्ययों को समझ विकसित करते हैं। तो इस प्रकार से जब बच्चे सीखते हैं तो इसी को जो है हम बाल केंद्रित या विद्यार्थी शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा हम कह सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को यदि देखा जाए तो कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है। कक्षा की गतिविधियां जो है बच्चे खुद नियंत्रित करते हैं, उन्हें खुद नियंत्रित करना होता है और उन्हें खुद जो है भागीदारी लेना होता है। तो विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है, बिल्कुल नहीं, विद्यार्थी की भागीदारी जो है इसमें अधिक से अधिक होती है। तो ये भी शिक्षक केंद्रित हो गया, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वो अवलोकन करे, खोज करे, अन्वेषण करे, प्रश्न करे, प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो ईवीएस का ये पेडागोजिकल सेक्शन है। इससे पहले जो है एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हमने कर लिया था पिछले वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 76 से जो है हर बार लगभग जो है, आप यदि देखा जाए तो पेडागोजिकल सेक्शन ही आपको देखने को मिलेगी, पेडागोजी क्वेश्चन ही देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे जो है आपकी समझ जरूर विकसित होगी, क्योंकि बस प्रश्न पढ़ देना, आंसर दे देना, इससे जो है कोई सीख नहीं पाता है। तो इसके वो जो है एक प्रकार के रिवीजन के लिए सही रहता है, लेकिन
यदि एक्सप्लेनेशन आप सुनते हैं ध्यान से तो आपका जो है समझ विकसित होगी, और इस प्रकार के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो होंगे उस सभी को आप हल कर पाएंगे परीक्षा में। तो देखते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? तो यहाँ पे देखिए, कक्षा 5 के अध्याय है दीवार के उस पार में। तो एक शिक्षक है, इनका नाम आरिफ है, और अपने छात्रों से जो है वो खेल खेलते हैं, जो भी वो खेल खेलते हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो सकता है जो बच्चे खेलते हैं। ठीक है, बहुत सारे खेल हम देखते हैं कि बच्चे जो है आपस में मिलकर खेल रहे होते हैं। स्कूल में तो खास करके टीचर भी जो है उन्हें प्रेरित करते हैं खेलने के लिए, और बच्चों का जो है खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि खेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा गया है कि 50% पढ़ाई होना चाहिए और 50% जो है बच्चों को खेल में ही इन्वॉल्व कराया जाना चाहिए, खेल कूद में। तो देखिए, यहाँ पे जो खेल खेलते हैं बच्चे, उनके अनुभव को साझा करने को शिक्षक कह रहे हैं यहाँ पे। तो वो जो है निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है, खेलों को संबंधित नियम की समझ विकसित करना। क्या जो है खेल के नियम समझाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, वो ये करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ मुद्दों को समझ कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर और टीम भावना, बिल्कुल सही। वो जो है खेल के बारे में बच्चों से पूछ रहे हैं, उनके अनुभवों को साझा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनमें जो है जैसे कि लड़के और लड़कियों के लिए जो है एक जैसे कौन कौन से खेल होते हैं, सभी के लिए उसमें समान अवसर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या टीम भावना जिसमें जो है उनकी बढ़े, ताकि जो है बच्चे एक साथ खेले, ये सब को जो है समझ विकसित कराने के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ही हो जाएगा। व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता को विकसित करना, नहीं, सिर्फ उनके अनुभव को नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर और टीम भावना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आवाज थोड़ा आपको बदला हुआ लग रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो रही होगी। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, कौन सी विधि जो है ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है, व्याख्यान विधि, चौक एवं टॉक विधि, जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पद्धति। तो ईवीएस की समझ के लिए जो है कौन सा विधि सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा जांच आधारित शिक्षण सबसे उपयुक्त है ईवीएस की समझ के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? तो देखिए, कौन सा जो है विकल्प जो है इसमें भ्रमण के लिए सही है? बच्चों को जो है भ्रमण के लिए लेकर जाया जाता है। ईवीएस को पढ़ाने के दौरान उन्हें जो है बहुत सारे, जैसे कि बगीचा है, वहां पे आप लेके जा सकते हैं, पौधों के बारे में उन्हें ज्ञान हो सकती है, इससे अंकुरण के बारे में उन्हें जानकारी दिया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जो है उन्हें दिखा कर जो है या समझा कर जो है उन्हें पढ़ाया जा सकता है। तो बच्चे जो है या बहुत सारी जगहों पर जो है भ्रमण के लिए जाया जा सकता है, और उन्हें जो है उस तरह से जो है सिखाया जा सकता है, क्योंकि वो खुद से देखते हैं तो बहुत कुछ जो है आसानी से वो सीख जाते हैं। इसके बजाय कि आप सिर्फ बुक से पढ़ाएं, कि सिर्फ जो आपके पाठ्य पुस्तक है उन्हीं से पढ़ाने के बजाय जो है क्षेत्रीय भ्रमण अधिक जो है प्रभावशाली होते हैं बच्चों को सीखने के लिए। तो देखिए, कौन सा जो है विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? आपके ऑप्शन है, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। देखिए, बच्चों को दूर दराज लेकर जाना अवलोकन के लिए ये सही नहीं होगा, बल्कि इससे इसकी अपेक्षा जो है यदि हम किसी पास की जगह पर लेकर जाते हैं उनके भ्रमण के लिए, ताकि वो जो है बहुत कुछ सीख सके देखकर, तो ये
अधिक उपयुक्त होगा। यहाँ पे देखिए किसी नजीक स्थान पर जाना, ये सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूर्व योजना, पहले से जो है योजना बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना, सिर्फ पसंद की जगह पर जाना नहीं, बल्कि जो बच्चों जो है बच्चे जब जाए वहां पे तो उन्हें जो है किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आए और उन्हें जो है बहुत कुछ सीखने को मिले, इस तरह का जो है जगह पर भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए, ना कि जो शिक्षक को पसंद है उस जगह पर, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो इसमें होगा, ये भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इससे भी उपयुक्त ऑप्शन जो है 1 में दिया गया है कि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना सबसे भ्रमण के लिए जो है सही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। एक ईवीएस की कक्षा को क्वेश्चन है, एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए सिंपल भाषा में इस प्रश्न को पूछ लिया गया है कि खुशगवार कक्षा क्या होना चाहिए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रगतिशील कक्षा क्या होना चाहिए। खुशगवार यानी कि बच्चे जो है जिसमें उन्हें अवसर दिया जा रहा है, प्रश्न पूछने का मौका मिल रहा है, उनकी जो भी जिज्ञासा है वो उनको जो है उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि क्या इसका जो है उन्हें खोज अन्वेषण करने के लिए जो है अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और समूह कार्य कर रहे हैं, बच्चे गतिविधि कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह का जो है नकारात्मक जो है सोच नहीं है बच्चों में, एक दूसरे से कोई नफरत नहीं है। और शिक्षक भी है जो सिर्फ कड़ा अनुशासन पे नहीं रखते हैं, बल्कि जो है बाल केंद्रित शिक्षा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो कक्षा होता है उसे हम खुशगवार कक्षा कह सकते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि शिक्षक जो है या शिक्षिका जो है वो निर्देश देती है और शिक्षक भी खुश है और विद्यार्थी उनके निर्देशों को खुशी खुशी पालन करते हैं। क्या इसे हम खुशगवार कक्षा कह सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका। और देखिए सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वो लिखित कार्यों पर केंद्रित रहे, बिल्कुल भी नहीं। सख्त अनुशासन जहाँ पे रहता है वहाँ पे बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं। सब किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व करें सीटेट का, तो उसमें जो है केंद्र में आपको बालक को रखनी है, बच्चे को रखना है। बच्चा जहाँ पे खुश है वही पॉजिटिव है, ठीक है। तो और देखिए अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, बिल्कुल सही। जो खुशगवार कक्षा होगा उसमें जो है बच्चों को जो है अवलोकन करने की मौका मिलेगी, अन्वेषण करने का मौका मिलेगा, प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा और क्रियाकलाप करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो वंश वृक्ष जो होता है, तो देखिए वंश वृक्ष क्या होता है। वंश वृक्ष में जो है हम अपने जो पिछली पीढ़ी है उनके बारे में जानते हैं। पर यह किसी भी परिवार का जो है पीढ़ियाँ होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बढ़ती है परिवार। तो इससे पिछली पीढ़ी में जो है कौन कौन से परिवार के सदस्य थे, उनके क्या क्या संबंध थे, इसके बारे में जो है हम जानते हैं वंश वृक्ष से। तो इसका उपयोग यही है कि इससे जो है हम संबंधों के बारे में जानकारी इससे प्राप्त होती है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिए गए हैं। यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। तो देखिए ये जो है संयुक्त किसी एक संयुक्त परिवार के बारे में या उनके संबंध के बारे में ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इससे भी पिछली पीढ़ी जो है उसके बारे में भी ये बताता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है, नहीं। यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, नहीं। दादा दादी के भी जो दादा दादी थे, नाना नानी के भी जो नाना नानी थे, वो भी इससे जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन ऑप्शन 4 देख लेते हैं। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, बिल्कुल सही। ये जो है अनेक पीढ़ियों के बारे में जो है जानकारी देता है। जो वंश वृक्ष होता है इसमें जो है बहुत सारी पीढ़ियों के बारे में जो है जानकारी मिलती है और उनके क्या क्या एक दूसरे से संबंध थे ये भी जानकारी मिलती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ईवीएस में आकलन का संकेतक है। तो देखिए आकलन के लिए जो है ईवीएस में किसका प्रयोग किया जाता है? चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। तो देखिए चर्चा करना बिल्कुल सही हो जाएगा, स्मरण करना नहीं होगा। याद करना ये जो है इसे जो है प्रोत्साहित नहीं किया जाता है ईवीएस में।
तो ये गलत हो जाएगा। कथन देना, सिर्फ कथन दे देना, इंस्ट्रक्शन दे देना, ये नहीं होता है। सूची बनाना, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा चर्चा करना। किसी भी विषय पर जो है ईवीएस में चर्चा किया जाता है, जिससे बच्चे जो है आसानी से सीख सके। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए कौन सा क्रियाकलाप जो है छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है, देख लेते हैं। कक्षा 3 की यहाँ पे बात हो रही है, तो कक्षा 3 में जो है क्या आप ऐसा कार्य दे सकते हैं जिससे बच्चे जो है मानचित्र का ज्ञान उनमें हो जाए। तो देखते हैं ऑप्शंस है, उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो ये तो एक ड्राइंग टाइप का हो गया कि आप जो है उनका घर का रेखा चित्र बनाने के लिए कह रहा है, ये नहीं होगा। उनसे उनके घर के स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, बिल्कुल सही। ये हो सकता है, इससे जो है बच्चों में जो है दिशा की नॉलेज होगी। वे जो है धीरे धीरे दिशाओं के बारे में जान पाएंगे कि किस तरफ जो है उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, पश्चिम कौन है, पूर्व कौन है। इस सब के बारे में जो है धीरे धीरे वो जानेंगे और जो मानचित्र का अध्ययन होता है वो इस तरह से कर पाएंगे। क्योंकि कक्षा 3 के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होगा कि उनके घर से स्कूल का जो रास्ता है, ये जो है उनके लिए यह वर्क दिया जाए कि उन्हें कहा जाए कि रास्ता जो है अंकित करके कॉपी में लाए। उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, कक्षा का चित्र बनाना नहीं होगा ये भी। उनसे उनके आस पड़ोस का चित्र बनाने को कहना, नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड ही होगा इसमें, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए ईवीएस में जो है थीम से पढ़ाए जाते हैं। इसमें जो है विषय वस्तु नहीं होते हैं, बल्कि इसमें जो है थीम होती है, ठीक है। तो थीम 6 थीम है इसके अंतर्गत और उपथीम भी है। तो पशु एक उपथीम है, पौधे भी है, ये भी उपथीम है, रिलेशनशिप संबंध जो है ये भी उपथीम है। तो थीम के बारे में मैंने पिछले वीडियोज में भी डिस्कस किया है, मैंने पूरा आपको दिखा भी दिया था थीम और उपथीम को, तो पिछले वीडियोज में आप जरूर जाकर देख लें। तो देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय के विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए इसका देख लेते हैं ऑप्शन। विद्यार्थियों से कहें कि वो जानवरों को सूची बनाए। विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर में भ्रमण पर लेकर जाए और प्रत्यक्ष अनुभव देना। विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। देखिए सबसे उपयुक्त जो होगा ये होगा आपका ऑप्शन 3, क्योंकि इसमें जो है बच्चे खुद भ्रमण के लिए जा रहे हैं, चिड़ियाघर में अनेक जानवरों को वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, और वे क्या खाते हैं, किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से जो है जानवर होते हैं, उनकी किस प्रकार से संरचनाएं होती हैं, वो सभी नॉलेज उनको मिल रहा है। तो सबसे उपयुक्त जो है वो पशु पाठ पढ़ाने के लिए यह सही हो जाएगा, ठीक है, कि उन्हें जो है हम भ्रमण पर बच्चों को लेकर जाएं और उन्हें जो है प्रत्यक्ष रूप से अनुभव दें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए कौन का जो है इसमें आपको दिया गया है, इसमें जो है आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो कूट में आंसर आपको करनी है इसमें, ठीक है। तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए इसमें दिया गया है परिणामों को अंकित, रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना, प्रेक्षण करना। तो देखिए किसी भी प्रयोग के लिए जो है विद्यार्थी को जो है किस तरह से जो है किस क्रम में जो है वो कार्य को करेंगे, उस क्रम को व्यवस्थित करनी है इसमें। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप प्रेक्षण करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात जो है आप प्रश्न पूछेंगे। उसके पश्चात जो है आप परिकल्पना प्रस्तावित करना, ठीक है, करेंगे। उसके पश्चात आप अनुमान लगाएंगे। तब जाकर जो है आप अनुमान का परीक्षण करेंगे, जो आपने अनुमान लगाया है वो सही है या नहीं है, इसका आप परीक्षण करेंगे। उसके पश्चात जो है आप परिणाम को जो है अंकित करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है।
तो यही आपका सही क्रम होगा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? तो देखिए, जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? तो देखिए, प्रश्न है विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? तो देखिए, जैव विविधता को जो है बच्चे कैसे जान सकते हैं, उनका अनुभव कैसे कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, पक्षियों को प्रजाति संबंधी पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो देखिए, इसमें सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन दिख रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 कि पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार की पक्षी अभ्यारण्य में उन्हें जो है पक्षियाँ दिखेंगी, तो वो जो है अनेक पक्षियों के बारे में जान पाएंगे, जो जैव विविधता को दर्शाएगा और उनकी अनुभव बढ़ेगी। विभिन्न प्रकार की जो पक्षियाँ होती हैं, आप सिर्फ चित्रों के द्वारा यदि दिखाते हैं तो उनको उतना अच्छे से याद नहीं होगा, वो जो है नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो यदि खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं तो उन्हें जो है अच्छे से समझ में आएगी, और वो देखेंगे कि वो क्या खा रहे हैं, किस तरह से रहते हैं, उनके घोंसले किस प्रकार के होते हैं। तो ये सभी जो है उनको दिखेंगे अभ्यारण्य में, जिससे जो है उन्हें उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी अनुभव बढ़ेगी। और देखिए, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन की पक्षियों को प्रजातियों के संबंधित पुस्तक और लेख पढ़ने के लिए देना। सिर्फ लेख पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से वो जो है अधिगम नहीं कर पाएंगे, पक्षियों के बारे में वो नहीं सीख पाएंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, लघु चलचित्र दिखाना वो भी सिर्फ प्रवासी पक्षियों के बारे में, तो वो जैव विविधताओं के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना, जो पक्षियाँ विलुप्त हो गई हैं, जिनकी संख्या कम हो गई है, उनके ऊपर जो है आप लेक्चर दे देते हैं, तो ये काफ़ी नहीं है। ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषण सिर्फ देना बच्चों के लिए सीखने के लिए काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जो खुद से देखते हैं, खुद से अनुभव करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो ये अधिक जो है सही युक्ति होगा। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए लेकर जाना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा को पूर्ति के लिए कार्य करे, उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आदित्य जो है एक प्रतिभाशाली होनहार विद्यार्थी है, उसमें जो है अनेक प्रतिभाएं हैं, तो उसका जो है जिज्ञासा है कि शिक्षक जो है उस पर अधिक ध्यान दे, ताकि वे उसकी जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति हो सके। ठीक है, तो देख लेते हैं उस शिक्षक को जो है किस प्रकार से जो है उन्हें मदद करना चाहिए। तो उसे अतिरिक्त समय देना। तो देखिए, किसी विशेष स्टूडेंट पर फिर सिर्फ समय देना ये नहीं होगा, उसे अधिक स्नेह देना, उसे प्यार देने से जो है उसकी प्रतिभा नहीं और बढ़ जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। उच्च कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, आप दूसरे दायित्व देंगे तो हो सकता है उस पर और लोड बढ़ जाए, बल्कि वे जो है बल्कि जिस चीज़ में उसका जो है इंटरेस्ट है, वो जो है प्रतिभावान है जिस चीज़ में, उसको बढ़ावा देना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और देखिए, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, बिल्कुल सही, क्योंकि वह एक होनहार छात्र है, उसके लिए जो है अनेक चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, उसके लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे जो है वो जो भी उसके मन में जिज्ञासा है उसकी पूर्ति हो सके और वो आसानी से सीख सके। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन भाग है? इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? तो देख लेते हैं कौन कौन सा जो है भाग है। क्वेश्चन नंबर 88, तो देखिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण से संबंधित मुद्दे और सरोकार, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं। देखिए, ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन में सिर्फ पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं नहीं होती है, इसमें जो है विज्ञान भी शामिल होती है, क्योंकि ये जो है एकीकृत प्रकृति का है। इसमें जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और ईवीएस सभी आ जाते हैं, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे सभी आ जाते हैं। ठीक है, सामाजिक
विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सिर्फ इतना ही नहीं रहता है। सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरकार, सिर्फ इतना विषय इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि इसमें जो है सभी विषय आ जाती है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन एवं उससे संबंधित मुद्दे और सरोकार। ठीक है, ऑप्शन 1 ही इसमें सबसे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है, बिल्कुल सही। जो पारंपरिक जो नाटकीय विधाएं होती थी, इससे जो है बालक जो है आसानी से जुड़ सकते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही होगा। और देखिए पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, बिल्कुल सही। जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, जिसमें जो है पारस्परिक क्रिया से नाटक जो होती है उन्हें जो है उन्हें अधिक समय तक याद रहती है, बिल्कुल सही। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, वे जो है अभिनय करना पसंद नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट इसमें हो जाएगा ए और बी, सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। तो देखिए क्या चीज़ में जो है सहायता करती है, देख लेते हैं। ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। सिर्फ याद करना नहीं, ये गलत हो जाएगा, याद करने में मदद नहीं करती है, बस याद करने में मदद नहीं करती है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, सिर्फ पर्यावरण अध्ययन को नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की रचना करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को प्रति प्रतिक्रिया देने में, ये भी नहीं होगा। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की रचना करने में। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ईवीएस के जितने भी 3 जनवरी 2022 का पेपर था, उन सभी प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो गए हैं। सीटीपी के भी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है पिछले वीडियोज़ में, आप जरा के प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है किसी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2022 का जो 3 जनवरी का पेपर था उसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो 2022 का पेपर है उसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।